नमस्कार दोस्तों, आइडियल तैयारी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मनीष पांडे आपके लिए लेकर आया हूं आरआरबी ग्रुप डी प्रीवियस ईयर प्रश्नों को। इसमें हम लोग साइंस के क्वेश्चंस को देखेंगे, साथ ही साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। दोस्तों ये सारे प्रश्न जो हैं आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2, एसएससी, बीपीएससी और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी उपयोगी हैं। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल आइडियल तैयारी को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों इस वीडियो के अंत में हम लोग रीजनिंग से संबंधित 2 प्रश्नों को भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला प्रश्न है, जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी ... में निरंतर परिवर्तन होते रहता है। तो दोस्तों जब किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तो इसके चाल में निरंतर परिवर्तन होते रहता है। भार दोस्तों m इंटू जी होता है, मास इंटू इस पे लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। तो दोस्तों जब g के मान में परिवर्तन होता है तो भार में परिवर्तन होता है। जैसे पृथ्वी से अगर कोई वस्तु चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो g के मान में कमी आती है तो उसका भार भी दोस्तों कम हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन से तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है? तो दोस्तों जिसका भी नाम का पहला लेटर से अगर स्टार्ट होता है, जैसे एल्युमिनियम Al, तो ये लैटिन से नहीं लिया गया है। क्लोरीन Cl, कार्बन C, मगर आयरन का होता है दोस्तों Fe, यानी कि इसके इंग्लिश अंग्रेजी नाम के पहले 2 अक्षर से इसका प्रतीक नहीं लिया गया है। तो ये दोस्तों सही आंसर हो जाएगा, ये लिया गया है लैटिन से। तो देख लेते हैं कौन कौन से जो एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं, जिनका नाम लैटिन से लिया गया है। यह है दोस्तों आपके सामने एंटीमनी। एंटीमनी का लैटिन नेम होता है दोस्तों स्टीबियम, इसको Sb से सूचित किया जाता है, इसका नाम होता है दोस्तों स्टेबियम। ये कॉपर है दोस्तों Cu, Cu का नाम क्या है? क्यूप्रम, लैटिन नेम है क्यूप्रम। गोल्ड का दोस्तों Au और इसका लैटिन नेम है ऑरम। ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गोल्ड, सिल्वर, सिल्वर का दोस्तों Ag होता है अर्जेंटम, और आयरन Fe का होता है दोस्तों फेरस, लेड का होता है प्लम्बम Pb, मरकरी का Hg होता है हाइड्राजीरम। वहीं दोस्तों सोडियम का होता है नाइट्रियम, नैट्रियम Na, और टीन का होता है दोस्तों स्टैनम Sn। टंगस्टन का होता है दोस्तों वॉल्फ्रैम W, वॉल्फ्रैम होता है दोस्तों टंगस्टन का लैटिन नेम। ये सारे लैटिन नेम आप याद कर सकते हैं, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, निषेचित अंडा युग्मज में किस में समाविष्ट हो जाता है? तो दोस्तों ये समाविष्ट हो जाता है गर्भाशय में। न्यूटन के तीसरे गति नियम का उदाहरण है। तो दोस्तों रॉकेट लॉन्च करना जो है न्यूटन के तीसरे गति नियम का उदाहरण है। दोस्तों न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ होता है, प्रथम गति नियम, उसको गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। न्यूटन के फर्स्ट लॉ से दोस्तों बल की परिभाषा प्राप्त होती है। वहीं दोस्तों न्यूटन का जो थर्ड लॉ होता है, जिसमें प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। तो इसका उदाहरण है दोस्तों बंदूक से गोली चलाने पर व्यक्ति को पीछे की ओर धक्का लगना, नाव से किनारे पर कूदने पर नाव का पीछे की ओर हट जाना, और रॉकेट का उड़ना दोस्तों न्यूटन के थर्ड लॉ का उदाहरण है। वहीं दोस्तों जो न्यूटन का सेकेंड लॉ होता है, उससे बल का व्यंजन प्राप्त होता है, यानी फोर्स का फॉर्मूला प्राप्त होता है। तो बल बराबर होता है दोस्तों मास द्रव्यमान इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि त्वरण। फोर्स बल बराबर होता है दोस्तों द्रव्यमान इंटू त्वरण। और ये दोस्तों बल जो होता है वो सदिश राशि होता है, सदिश राशि होता है, और इसका एसआई यूनिट न्यूटन होता है, और उसको दोस्तों केजी मीटर प्रति सेकंड भी कहा जाता है, केजी मीटर प्रति सेकंड। ये भी आपको याद रखने हैं। किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को ... के रूप में जाना जाता है। आपके पास 4 ऑप्शंस है, द्रव्यमान, त्वरण, आवेग और भार। तो दोस्तों जो किसी वस्तु पर जो गुरुत्व बल लगता है उसको भार के रूप में जाना जाता है। भार का फॉर्मूला होता है दोस्तों m इंटू जी, यानी ये द्रव्यमान होता है वस्तु का, और इस पे दोस्तों ये g जो है ये गुरुत्व बल होता है, ये नीचे की ओर कार्य करता है, इसको भार बोला जाता है, m इंटू जी। वहीं दोस्तों त्वरण जो है इसका फॉर्मूला होता है
ए इक्वल टू भी वेलोसिटी बाय टाइम, यानी वेग बटा समय होता है दोस्तों त्वरण। ये सदिश राशि होता है दोस्तों त्वरण, और त्वरण का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। वही दोस्तों जो आवेग है, आवेग होता है दोस्तों बल इंटू समय अंतराल, फोर्स इंटू समय अंतराल। ये दोस्तों कम समय के लिए लागू होता है बल, तो उसको आवेग कहा जाता है। ये भी दोस्तों सदिश राशि होता है, और इसका एसआई यूनिट आवेग का होता है न्यूटन सेकंड। ये भी आपको याद रखना है, आवेग का एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन सेकंड। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है, घूर्णन करते हुए वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाले बल को कहा जाता है। तो दोस्तों जो बल वस्तु पर केंद्र की ओर लगती है उस बल को अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है, अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, F इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। ये आपको याद रखना है, F इक्वल टू क्या होता है, mv स्क्वायर बाई आर। और दोस्तों जो अपकेंद्रीय बल होता है वो काल्पनिक बल होता है। तो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर दोस्तों कपड़ा सुखाने की जो मशीन होती है और दूध से मक्खन निकालने वाला जो मशीन होता है दोस्तों, ये अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। और दोस्तों जो मौत का कुआं होता है वो अभिकेंद्रीय बल के सिद्धांत पे कार्य करता है। वही दोस्तों जो साधारण बल होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। जबकि अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखिएगा, F इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। कभी कभी पूछ दिया जाता है दोस्तों कि अगर वेग में परिवर्तन हो तो अभिकेंद्रीय बल में क्या परिवर्तन होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प उस लवण का उदाहरण है जिसके जरिए विलयन का पीएच मान जो है 7 से कम होता है। ये विलयन है दोस्तों, विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। तो दोस्तों वो लवण है अमोनियम क्लोराइड। अब दोस्तों 7 से कम पीएच मान होता है अम्ल का, और जो अमोनियम क्लोराइड में NH4 जो है दोस्तों, इसमें हाइड्रोजन आयन को देने की क्षमता है, इसलिए ये अम्लीय है। वहीं दोस्तों सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम जो होता है दोस्तों वो क्षारीय धातु होता है, यानी धातु दोस्तों हमेशा क्या बनाते हैं, भस्म बनाते हैं, अम्ल नहीं बनाते हैं। तो अम्ल इसमें कौन सा हो जाएगा दोस्तों, अम्लीय विलयन अमोनियम क्लोराइड। अगला प्रश्न है, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों एल्युमिनियम जो होती है वो वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है, और हाइड्रोजन और धातु ऑक्साइड यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। तो ये आप लोगों को याद रखना है, एल्युमिनियम जो होती है वो वाष्प से अभिक्रिया करती है। निम्नलिखित में से क्या ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। आपके पास 4 ऑप्शंस है, धातु, अधातु, निष्क्रिय तत्व और उपधातु। तो दोस्तों जो अधातु होते हैं वो तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। ये ठोस भी होते हैं, द्रव भी होते हैं। तो द्रव वाला धातु अधातु कौन होता है दोस्तों, ब्रोमीन। ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाया जाता है, और गैस अवस्था में दोस्तों जैसे क्लोरीन पाया जाता है, और ठोस अवस्था में कार्बन ये भी पाए जाते हैं। वहीं दोस्तों जो धातु होते हैं ये ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, और द्रव अवस्था में एक्सेप्शन होता है दोस्तों पारा जो होता है दोस्तों, पारा क्या होता है, पारा द्रव अवस्था में पाया जाता है। वहीं दोस्तों जो निष्क्रिय तत्व होते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये सारे दोस्तों क्या होते हैं, गैसीय अवस्था में होते हैं। वहीं दोस्तों जो उपधातु होते हैं ये सारे उपधातु ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ये आपको याद रखना है दोस्तों, उपधातु सारे ठोस होते हैं, धातु सारे ठोस होते हैं। उसमें दोस्तों एक जो पाया जाता है द्रव अवस्था में वो पाया जाता है पारा। किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन जो है वायु में मुक्त होती है। 4 ऑप्शंस है, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन, एक्सरेशन। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन जो है वायु में मुक्त होते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक होता है ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसके लिए दोस्तों जल, प्रकाश, CO2 और क्लोरोफिल, ये 4 चीज़ें दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होती हैं। वहीं दोस्तों ये भी पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण होने के उपरांत क्या बाई प्रोडक्ट बनता है। तो वो बनता है दोस्तों ग्लूकोज,
जल और ऑक्सीजन। ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो दोस्तों, ये आपको याद करके जाना है एग्जाम में। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है जल, प्रकाश, क्लोरोफिल और CO2, 4 चीज़ें। और जो बाई प्रोडक्ट होता है वो होता है दोस्तों ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु गर्म रक्त वाला होता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों कबूतर। कबूतर जो है वो गर्म रक्त वाला जंतु होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है? तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, हाथी, पोर्पोइसेस, शार्क और पतंगा। तो दोस्तों ये पोर्पोइसेस जो है डॉल्फिन जैसा एक जलीय जीव होता है, ये पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है। और इसके साथ ही दोस्तों जो चमगादड़ होता है, चमगादड़ और डॉल्फिन, ये भी दोस्तों पराध्वनि उत्पन्न करते हैं। तो आपको तीनों के नाम याद रखने हैं, पोर्पोइसेस, चमगादड़ और डॉल्फिन, ये तीनों दोस्तों पराध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है? तो इस प्रश्न का दोस्तों सही आंसर है ठोस। ठोस में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है, उसके बाद होती है गैस में, और उसके बाद होती है दोस्तों ठोस के बाद होती है दोस्तों द्रव में, और द्रव के बाद होती है गैस में। यानी ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में। और कितना होता है दोस्तों ठोस में इसका वेग? तो कांच में होता है दोस्तों 5640 मीटर प्रति सेकंड, और एल्युमिनियम में होता है दोस्तों 6420 मीटर प्रति सेकंड। वहीं दोस्तों अगर प्रकाश की चाल पूछी जाए तो प्रकाश की चाल होती है दोस्तों निर्वात में सर्वाधिक होती है 3 × 10⁸। कितनी होती है दोस्तों? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये प्रकाश की निर्वात में चाल होती है। और वायु में दोस्तों ध्वनि की चाल जो होती है वो होती है 332 मीटर प्रति सेकंड। ये आपको याद रखने हैं, वायु में ध्वनि की वेग कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न है, एक सुचालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस बात पर निर्भर नहीं करता है? क्वेश्चन में दोस्तों इस पार्ट पे आपको विशेष फोकस रखना है, किस बात पे निर्भर नहीं करता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों दाब। जो प्रतिरोध होता है दोस्तों वो दाब पर निर्भर नहीं होता है। चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वहीं अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत क्रमानुपाती होता है, यानी R जो होता है दोस्तों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है R। तो दोस्तों अगर लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, लेकिन अगर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध जो है दोस्तों वो घटेगा। ठीक है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, धुवन सोडा के एक अणु में पानी के कितने अणु उपस्थित होते हैं? पानी के कितने अणु उपस्थित होते हैं? तो ये होते हैं दोस्तों 10। धुवन सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3 × 10H2O। तो ये 10 अणु होते हैं दोस्तों पानी के। वहीं दोस्तों खाने वाला सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3, जिसको बोला जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। वहीं दोस्तों जो कैल्शियम सल्फेट होता है जिसको जिप्सम बोला जाता है, उसमें 2 अणु होते हैं जल के, जैसे CaSO4 × 2H2O कैल्शियम सल्फेट। वहीं दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस में ये कितना होता है? ½ होता है, इसको हेमीहाइड्रेट बोला जाता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अब दोस्तों मैं और 3 यौगिक के नाम बता देता हूं जिनमें हाइड्रोजल के अणु आपसे पूछे जा सकते हैं। तो एक है दोस्तों नीला थोथा, जिसे नीला कशिश भी कहते हैं, CuSO4 × 5H2O होता है दोस्तों ये। और दोस्तों होता है जो उजला थोथा होता है, जिसे सफ़ेद कशिश भी कहा जाता है, ZnSO4 जिंक सल्फेट होता है, इसमें होता है दोस्तों 7H2O। और दोस्तों हरा कशिश होता है जिसको फेरस सल्फेट बोला जाता है, FeSO4 × 7H2O। अब दोस्तों हम लोग रीजनिंग के प्रश्न को देख लेते हैं। तो इस प्रश्न में दोस्तों बोल रहा है कुछ धातुएं लोहा है। तो ये दोस्तों हो गया धातु और ये हो गया लोहा। कुछ धातुएं लोहा है, यानी ये पोर्शन जो है लोहा और कुछ धातु हो गया। अगला कथन दिया गया है कुछ लोहा भारी होते हैं।
तो दोस्तों इसको हम लोग इस साइड में बनाएंगे और ये भारी लिखेंगे। हमें ये गलती नहीं करनी है दोस्तों कि अगर ये बोल रहा है कुछ लोहा भारी है तो यहाँ पे नहीं बनाना है डायग्राम, इस साइड में बनाना है। अब हम लोग निष्कर्ष देखते हैं दोस्तों। सभी लोहे धातुएं हैं, तो लोहे यहाँ पे हैं और धातु यहाँ पे हैं। तो जब हमने देखा दोस्तों कि कुछ धातुएं ही लोहा है, केवल ये पोर्शन, तो सभी हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो ये निष्कर्ष गलत है। सभी भारी धातुएं हैं, तो भारी यहाँ पे है दोस्तों और धातु यहाँ पे है, तो ये सभी वाला संबंध जो है इनमें नहीं बन सकता है, तो ये भी निष्कर्ष गलत है। यानी सही आंसर है कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें कथन दिया हुआ है सभी कारें जीप हैं। यानी ये दोस्तों हो गई कार और ये सभी कारें जो हैं वो जीप हैं। और सभी जीप जो हैं 4 पहिया हैं, यानी जितने भी जीप हैं वो क्या है दोस्तों, 4 पहिया हैं। अब निष्कर्ष देख लेते हैं। सभी 4 पहिए कारें हैं, तो दोस्तों चूंकि सभी कारें जो हैं वो सभी जीप 4 पहिए हैं, तो सभी 4 पहिए दोस्तों कार नहीं हो सकते, क्योंकि कार जो है इतना दूर में ही है, जबकि 4 पहिया दोस्तों इतना है, तो ये निष्कर्ष दोस्तों गलत हो जाएगा। कुछ 4 पहिया जीप हैं, तो ये दोस्तों बिल्कुल सही होगा। क्यों? क्योंकि सभी जीप जो है वो 4 पहिए हैं, तो कुछ 4 पहिए ऐसे होंगे जो जीप होंगे, तो ये निष्कर्ष दोस्तों सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल आइडियल तैयारी को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।